नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सतत विकास लक्ष्य, जलवायु परिवर्तन और उसके साथ साथ महिलाओं की भागीदारी बढ़ा करके कैसे हम जो सतत विकास लक्ष्य है उसे प्राप्त कर सकते हैं और जो जलवायु परिवर्तन की घटनाएं विश्व में देखी जा रही हैं उन घटनाओं को कैसे हम कम कर सकते हैं या दूसरे शब्दों में कहें तो उसे सीमित कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, इस विषय को लेकर के आगे बढ़ने से पहले एक बार कुछ सूचना है उसको आप लोगों से साझा कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फाउंडेशन कोर्स शुरू हो रहा है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है। ये हाइब्रिड क्लास है, ऑफलाइन जो क्लासेस चलती हैं वही ऑनलाइन फॉर्मेट में आप लोगों को दी जाती हैं। आप इन्हें देख रहे हैं, ये चेहरे किसी भी पहचान के मोहताज नहीं हैं और ये श्रेष्ठ शिक्षक हैं। आप अखिल मूर्ति सर को जानते होंगे, अमित सर को जानते होंगे, ए अरुण सर, यहाँ पर सीबीपी सर, साथ ही साथ गौरव सर, राजेश सर और रितेश सर। इनका एक लंबा अनुभव है, सभी गुरुजनों का लंबा अनुभव। किसका? पठन पाठन का। कैसे अपनी बातों को डिलीवर करना है और अपने शब्दों के माध्यम से आपके ज़हन में एक चित्र उकेरना है, ये कला बहुत अच्छे से आती है। तो आप सभी इसके लिए दिल्ली सेंटर पर 3 अक्टूबर शाम 3 बजे जो कार्यशाला आयोजित की जाएगी उसे अटेंड कर सकते हैं और अपना स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर और जानकारी चाहिए तो 9555 124 124 पर आप कॉल कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर अपनी जानकारी जो चाहिए, जो जिज्ञासा आपकी है, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यहाँ से आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। इमर्जिंग कंट्रीज़ जो इमर्ज कर रही हैं, जैसे विकासशील देश, या फिर आप तृतीय दुनिया के देशों की बात कर सकते हैं, कम आय वाले देशों की बात कर सकते हैं। जो कंट्रीज़ हैं उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता है? नीड वुमेन लीड क्लाइमेट एक्शन। उन्हें इस बात की आवश्यकता है कि जो क्लाइमेट के क्षेत्र में अर्थात जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में कार्य करने के लिए जो एक्शन लेना है उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए और महिलाओं की भागीदारी बढ़ा करके हम इन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं चर्चा में क्या है। तो जो इस आर्टिकल में बताया गया है, ये कहा गया कि सतत विकास लक्ष्यों के क्षेत्र में उपलब्धि जो है वो हम तेज कर सकते हैं या उसमें तेजी संभव है यदि लैंगिक समानता और पर्यावरणीय लक्ष्य दोनों के अंतर संबंधों को हम समझ लें और अंतर संबंधों को समझते हुए महिलाओं की भागीदारी इस दिशा में हम सुनिश्चित कर लें। ये बात इतनी समझ में आ गई होगी। अब यहीं पर समझ लेते हैं कि सतत विकास लक्ष्य है क्या। पहले सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य अपनाया गया था, 2015 में खत्म हुआ। फिर यूनाइटेड नेशन में जो महासभा है, 2015 में जैसे ही सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य खत्म हुआ, आगे के लिए दुनिया को बचाने के लिए और अगली पीढ़ी को एक सुंदर भविष्य देने के लिए कुछ गोल निर्धारित किए गए। और ये गोल क्या हैं? यह 17 गोल हैं। 2015 में अडॉप्ट किया गया। इसे कब तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो वर्ष 2030 तक इसे पूरा कर लेना है। कुल 17 गोल बताए गए और इन 17 गोलों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं। आप देख रहे हैं 17 गोल आपने पढ़ा होगा। नो पॉवर्टी, साथ ही साथ जीरो हंगर की बात है, गुड हेल्थ एंड वेलनेस की बात है, क्वालिटी एजुकेशन की बात है, जेंडर इक्वालिटी की बात है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। कुल 17 गोल हैं। इन 17 गोलों को पूरे विश्व को 2030 तक पूरा करना है। अब 2030 तक पूरा करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि इन सभी क्षेत्रों में जब तक हम कार्य नहीं करेंगे, क्लाइमेट चेंज और बाकी जो समस्याएं दुनिया में हैं वो बढ़ती रहेंगी। तो समस्याएं बढ़ेंगी तो उन्हें रोकना भी है। तो रोकने के लिए ये कहा गया है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाइए। आधी आबादी की भागीदारी आज भी सीमित है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इन बातों को तो हम समझ रहे हैं, लेकिन एक बार जलवायु परिवर्तन को समझ लें। क्यों पर्यावरणीय समस्याएं देखी जा रही हैं? जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है? तो आसान भाषा में बिल्कुल आप यहाँ से समझिए, ये सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश जब यहाँ पर पृथ्वी पर आता है तो ये शॉर्ट वेव में होता है। शॉर्ट वेव में अर्थात सूक्ष्म तरंगे होती हैं और पृथ्वी पर ये आ तो रहा है, ये हमारा देख रहे हैं एटमॉस्फेयर है अर्थात वातावरण है। वातावरण आप समझ गए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मानव की अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से CO2 का उत्सर्जन हो रहा है।
ये जो उत्सर्जन है ये धीरे धीरे जाकर के यहाँ पर संघनित हो रहे हैं, यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। और जब यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं तो सूर्य का प्रकाश एक तो यहाँ पर आया, इससे टकराने के बाद वापस लौट गया। दूसरी बात यह है कि सूर्य का प्रकाश यहाँ पर आया और चूंकि इसकी तीव्रता ज़्यादा है क्योंकि स्रोत से आ रहा है, और जब यहाँ से आया तो इसे भेद करके आ गया। ये जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ एक लेयर बन गई है, इसको कह रहे हैं ये एटमॉस्फेयर में लेयर बन गई है। जैसे ही यहाँ पर आया, यहाँ पर पृथ्वी की सतहों से टकराया, जो अवशोषण होना था अवशोषण हुआ इसका सूर्य के प्रकाश का। जितनी ज़रूरत थी, जैसे पौधों की ज़रूरत थी, हमारी ज़रूरत थी, अलग अलग ज़रूरतें पूरी हुई। कुछ ऐसी तरंगे होती हैं, कुछ हिस्सा जो इसका होता है वो रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्ट कहाँ पर होता है? तो यहाँ पर वातावरण में रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। अब दिक्कत ये है कि जब यहाँ से यहाँ पर आ रही है तरंग, तब ये शॉर्ट वेव में है, लेकिन यहाँ से टकराने के बाद यह लॉन्ग वेव बन जाती है। अब लॉन्ग वेव अर्थात इसकी जो तीक्ष्णता है या इसमें कह लें वेग, वो कम है, तो इसको ये भेद नहीं पा रही है। अब भेद नहीं पा रही है तो कैसी स्थिति होगी? कुछ इस प्रकार से। और इस प्रकार से कहने का मतलब यह है कि जो टेम्परेचर है, जो प्रकाश है, वो यहाँ पर फंस करके रह गया। और अगर ये फंस गया तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इस हिस्से को ये गर्म कर रहा है। अब गर्म कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर अगर ग्लेशियर है तो ग्लेशियर पिघलेगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और धीरे धीरे आप देखेंगे इन पर भी प्रभाव होगा, पशुओं पर प्रभाव होगा और मानव जीवन पर प्रभाव तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे ही रहा है। अब इन गतिविधियों को कम करना है। अब कम करने को ध्यान में रखते हुए और जो सतत विकास लक्ष्य है जिसे 2030 तक हमें प्राप्त करना है, हम 2023 में पहले ही प्रवेश कर चुके हैं, 23 अब खत्म होने वाला है, 9वां महीना चल रहा है। अब ऐसी स्थिति में विश्व लगातार इस दिशा में कार्य कर रहा है कि कैसे इन सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए। प्राप्त करने के साथ साथ इसके लिए हमें कौन से मैकेनिज्म को बढ़ाना चाहिए या कैसे काम करना चाहिए ताकि हमारे इस लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। इसी को लेकर के यहाँ पर कहा गया है कि देखिए, जो ये सतत विकास लक्ष्य हैं, इन सतत विकास लक्ष्यों की हम बात तो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ कुछ और बातें हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो ये आपको दिखाई दे रहा है कि जितने भी प्रदूषण हो रहे हैं उसकी वजह से किस तरह से कौन कौन सी डिजीज़ हो रही हैं, इसके परसेंटेज दिए गए हैं, इतनी मौत के आंकड़े बताए गए हैं, साथ ही साथ कहाँ कहाँ पर किस तरह के मामले देखे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ पर कितना किससे प्रदूषण हो रहा है। तो ये इसको देखिए, प्रदूषण कहाँ से, तो दरअसल जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये तो लगभग आंकड़ा आप लोगों को पता होगा। हम यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अर्थात मैं बात कर रहा हूँ रेसिडेंशियल क्षेत्र से, यहाँ से कितना प्रदूषण हो रहा है। इसमें जो इंडोर पॉल्यूशन है, इंडोर पॉल्यूशन, इसकी भी बात की जा रही है कि ये जो स्थिति दिखाई जा रही है यहाँ पर इंडोर पॉल्यूशन हो रहा है। इंडोर पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार किसको माना जाता है? तो जो आप भोजन बनाते हैं और अन्य जो सफाई कार्य होता है और जिसका इस्तेमाल हम करते हैं अपने घरों में, उनकी वजह से इंडोर पॉल्यूशन होता है। मोस्टली जो घर में काम करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है वो महिलाओं को माना जाता है, और महिलाएं यदि अवेयर हों और उनकी भागीदारी बढ़ाई जाए तो ये इंडोर पॉल्यूशन कम किया जा सकता है। कम करने के साथ साथ जो स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव हो रहा है उन प्रभावों को कम किया जा सकता है। और अगर हम कम कर लिए तो स्वाभाविक सी बात है कि जो सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति है वो आसान हो जाएगी और भारत का जो राष्ट्रीय लक्ष्य है, वैश्विक जिम्मेदारियां हैं, वो पूरी हो जाएंगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? महिलाओं को अवेयर करना पड़ेगा। न केवल महिलाओं को अवेयर करना पड़ेगा, महिलाओं को जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं उन ऊर्जा के स्रोतों से हटा करके अन्य ऊर्जा के जो स्रोत हैं जिससे पॉल्यूशन कम होता है, जैसे एलपीजी गैस। और इस दिशा में हमने कार्य क्या किया है? एलपीजी गैस, इसको अडॉप्ट करने की दिशा में भारत सरकार ने महत्वपूर्ण काम किया है। क्या काम किया है? उज्ज्वला योजना। अब इससे संबंधित डेटा को देख लेते हैं। ये आपने देख लिया कि यहाँ पर जब हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये आंकड़े क्या कहते हैं, इन आंकड़ों को आपने देख लिया। साथ ही साथ आपने इन आंकड़ों को भी देख लिया कि ये आंकड़े क्या बताते हैं, कितने बड़े पैमाने पर ये हानिकारक प्रभाव छोड़ रहे हैं पूरे जीवन पर,
सभी के जीवन पर। इन्हीं बातों को समझने के साथ साथ अब बात यहाँ पर आती है कि जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों की बात करें तो सबसे अधिक प्रभावित देश कौन है? तो सबसे अधिक प्रभावित देश कम आय वाले उभरते देश हैं। कम आय या निम्न आय वाले देशों की जब बात की जा रही है तो गरीबी और जलवायु परिवर्तन आप दोनों को देखेंगे। यदि गरीबी ज़्यादा होगी तो जलवायु परिवर्तन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? हमारी भोजन की आवश्यकता है और जब हमारे पास ग्रीन मैकेनिज्म नहीं होगा, हमारी आय कम होगी, हम एलपीजी पर शिफ्ट नहीं हो सकते, तो खाना बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए हम लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे, परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का इस्तेमाल करेंगे। और जब परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का इस्तेमाल करेंगे तो फिर जलवायु प्रदूषण होगा ही, जलवायु परिवर्तन होगा ही और वो घटनाएं हमें देखने को मिलेंगी। तो इसका मतलब ये है कि हमें अगर जलवायु परिवर्तन को रोकना है, अपने घर से शुरुआत करनी है, तो हमें यहाँ पर जो परंपरागत ऊर्जा पर निर्भरता है उसे कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, आईएलओ के अध्ययन के मुताबिक 2019 का ये अध्ययन है, ये बता रहा है कि उच्च तापमान के कारण जो नुकसान होगा 2030 तक कुल कामकाजी घंटों में 2.2% तक नष्ट होने की संभावना है। उत्पादकता की हानि अगर बात करें, इसको जोड़ करके देखा जाए तो 80 मिलियन पूर्णकालिक जो नौकरियां हैं उसके बराबर नुकसान होगा। यूनाइटेड नेशन ने 2009 में कहा था कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सबसे ज़्यादा किस पर होगा या कौन सबसे ज़्यादा असुरक्षित हो रहा है, तो महिलाएं हो रही हैं। स्वाभाविक सी बात है कि इस दिशा में हमें प्रयास करने की ज़रूरत है और इसे रोकने की ज़रूरत है। अगली बात ये कही जा रही है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जो है 2021 में इसने कहा था लैंगिक समानता और पर्यावरण लक्ष्य ये परस्पर एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए हमें इस दिशा में तेज प्रयास करना चाहिए। यदि हम तेज उपलब्धि चाहते हैं तो एक अच्छा चक्र बनाना होगा दोनों की निर्भरता का, और महिलाओं की भागीदारी हमें सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की बात किया जाए तो बाढ़ और सूखे की बारंबारता देखने को मिलती है, खाद्य असुरक्षा क्योंकि उत्पादकता प्रभावित होती है। इस बार की घटना देख लीजिए, इस बार ये कहा जा रहा है कि एल नीनो के प्रभाव की वजह से हमारा जो मानसून है वो सामान्य नहीं रहेगा और मानसून के सामान्य नहीं रहने की वजह से खाद्यान्न उत्पादन पर उसका प्रभाव पड़ेगा। स्वाभाविक सी बात है, खाद्य असुरक्षा बढ़ेगी। पूरे विश्व में समस्या देखने को मिल रही है। भारत ने जो गेहूं है और टूटे हुए चावल उसके निर्यात पर पहले ही प्रतिबंध लगा चुका है। कोविड-19 की वजह से और जो रूस यूक्रेन वार है उसकी वजह से खाद्यान्न संकट वैश्विक स्थिति देखी जा रही है या वैश्विक संदर्भ में खाद्यान्न संकट देखा जा रहा है। मानव स्वास्थ्य पर लगातार प्रभाव की बातें ये आप लोग देख चुके हैं, उसका आंकड़ा भी हम लोगों ने देख लिया है। अब सवाल ये है कि हमें करने की क्या आवश्यकता है, हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन कम आय वाले देशों को सबसे ज़्यादा और महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। क्यों कर रहा है? तो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता महिलाओं की ज़्यादा है, आजीविका सभी की है, लेकिन यहाँ पर आजीविका की बात करें तो महिलाओं की आजीविका मोस्टली इसी पर निर्भर है क्योंकि वो पशुपालन से लेकर के कृषि इन सभी क्षेत्रों में संलग्न है। कुछ महिलाएं शहरी क्षेत्र में भी या फैक्ट्रियों में या अन्य क्षेत्रों में सेवाएं दे रही हैं, वो ठीक बात है, लेकिन आजीविका के लिए सबसे ज़्यादा निर्भरता कृषि पर देखने को मिलती है। गरीबी की बात करें तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में गरीबी या गरीब होने की संभावना ज़्यादा है। वित्तीय तनाव की बात किया जाए तो पर्यावरणीय परिवर्तनों की वजह से जो वित्तीय तनाव है उसकी वजह से इनकी क्षमता कम होगी। किसकी? महिलाओं की क्षमता कम होगी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि हमें इस दिशा में प्रयास करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है बुनियादी ज़रूरतों की जिम्मेदारी जैसे पानी, भोजन, ईंधन लाना जलवायु परिवर्तन के कारण ये कठिनाइयों का सामना सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है? तो महिलाएं कर रही हैं। और महिलाएं कर रही हैं तो इस दिशा में प्रयास करना होगा। दैनिक बोझ इस क्षेत्र में महिलाओं पर ज़्यादा पड़ता जा रहा है। कृषि पर प्रभाव हमने बात कर लिया। कृषि कार्य में महिलाओं की संलग्नता को अगर देखा जाए तो 60% महिलाएं इस कार्य में संलग्न हैं। आंकड़े ये भी बताते हैं कि ये कहाँ के हैं, तो किस क्षेत्र के हैं, तो दक्षिणी एशिया और उप सहारा क्षेत्र में, इन दोनों को मिलाकर के ये कहा जा रहा है कि 60% महिलाएं इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। स्वाभाविक सी बात है कि इस क्षेत्र को और ज़्यादा हमें प्रॉफिटेबल बनाना है या महिलाओं की निर्भरता को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में और अवसरों को सुनिश्चित करना है, तो इस दिशा में जो प्रयास करने चाहिए उन प्रयासों को तेज करना होगा, महिलाओं को अवेयर करना होगा। आगे बढ़ें, यहाँ पर यह बताया जा रहा है भूमि स्वामित्व की बात की जाए, भले ही आधी आबादी है लेकिन आधी आबादी के पास केवल 10% कृषि भूमि का अधिकार है।
साथ ही साथ आपदाओं के जोखिम की बात करें और विस्थापन की बात करें तो जो आपदाओं की वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है तो महिलाएं, बच्चे, आप ऐसे कह सकते हैं कि वल्नरेबल सेक्शन सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। वल्नरेबल सेक्शन में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ट्रांसजेंडर हैं, साथ ही जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उन लोगों की बात की जा सकती है। साथ ही यहाँ पर जो SC ST है उनकी बात की जाती है। यूनाइटेड नेशन ये कहता है कि 80% महिलाएं और लड़कियां विस्थापित होती हैं जब इस तरह की कोई आपदा होती है। खास करके नेपाल में जो भूकंप आया था उस भूकंप में ये देखने को मिला था कि महिलाओं की तस्करी बढ़ गई थी। साथ ही महिला किसानों में शिक्षा और तकनीकी ज्ञान का अभाव है। यदि हमें इस क्षेत्र में काम करना है तो इसे बढ़ाना होगा। कम वेतन और यहाँ पर कहा जा रहा है अधिक काम, महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं मिलता। तो महिलाओं को क्या किया जा रहा है, उनसे काम पुरुषों के बराबर ही लिया जा रहा है लेकिन उन्हें कम वेतन दिया जा रहा है। तो इस क्षेत्र में भी हमें सोचने की ज़रूरत है। इसके अलावा लिंग समानता के लिए कार्य क्या किया जा सकता है, तो महिलाओं का प्रत्यक्ष अनुभव लेना चाहिए। अब महिलाएं चूंकि कृषि कार्य में संलग्न है, कृषि कार्य में क्या बदलाव आ रहा है, कृषि क्षेत्र में क्या बदलाव आ रहा है, उन बदलावों को समझने के लिए जो वहाँ पर है वो हमें सबसे बढ़िया डेटा दे सकता है। तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ा सकते हैं। और जब जलवायु परिवर्तन रोकने की बात आती है तो हम ये कहते हैं कि जो जनजातीय समुदाय उन क्षेत्रों में रहता है, जंगलों में रहता है, अगर हम उनकी भागीदारी बढ़ाएं, परंपरागत जो उनका ज्ञान है उनका प्रयोग करें, तो हम इस क्षेत्र में और बेहतर कदम उठा सकते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि उस क्षेत्र में अगर महिलाएं, जैसे कृषि क्षेत्र में महिलाएं संलग्न हैं, तो उनकी जानकारी का और उनके अनुभवों का लाभ ले सकते हैं और उन्हें हम इको फ्रेंडली कृषि कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो एक तो ये बात है। लिंग विशिष्ट मुद्दों को हम संबोधित कर सकते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है उसने ही बताया था, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, कि जो नेपाल में भूकंप आया था उसकी वजह से महिलाओं की तस्करी बढ़ गई थी। प्रभावी अनुकूलन और समन करने की ज़रूरत है। महिलाओं की आवाज़ को हमें महत्व देने की ज़रूरत है। महिलाओं की प्रभावी भागीदारी बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ जो सामुदायिक स्वास्थ्य परिणाम हैं हमें उन्हें बढ़ाना चाहिए। ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन जो हो रहा है उसे हमें रोकने की ज़रूरत है। सोलर सिस्टम को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। महिलाओं द्वारा जो चलाए जाने वाले कार्यक्रम हैं उन सभी कार्यक्रमों की बात करें तो उन सभी कार्यक्रमों पर अपनी निर्भरता को बढ़ाने की आवश्यकता है। जो सोलर सिस्टर यहाँ कार्यक्रम है, ये अफ्रीकी देशों में देखने को मिलता है कि सोलर सिस्टम कार्यक्रम जो महिलाओं द्वारा चलाया जा रहा है। तो अगर इस तरह की पहल को हम आगे बढ़ाते हैं तो इससे हमें लाभ मिलेगा और जलवायु परिवर्तन की घटनाओं में कमी आएगी, हम उसे रोक सकते हैं। साथ ही जलवायु परिवर्तन उपायों को अपनाने की ज़रूरत है। जैसे जलवायु प्रभावों के प्रति जो अनुकूल हमारा व्यवहार है, महिलाओं को प्रशिक्षण देना चाहिए। प्रशिक्षण दे करके सेवा नाम से महिलाओं को बदलने के लिए जलवायु परिवर्तन टिकाऊ कृषि भारत में किया जा रहा है। अगर हम इसे आगे बढ़ाते हैं तो यह और ज़्यादा हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। साथ ही साथ संसाधन प्रबंधन के लिए महिलाओं को हमें प्रशिक्षण देना चाहिए। कृषि, जल, ऊर्जा के लिए बेहतर टिकाऊ अभ्यासों को भी बढ़ावा देना चाहिए। यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो महिलाओं के अनुभवों से हम सीखें और दूसरी बात यह है कि महिलाओं को इसके लिए हम और ज़्यादा प्रशिक्षण दें कि कैसे हम जो ग्रीन हाउस गैस और अन्य जो गतिविधियां हैं उसका सामना कर रहे हैं और उसकी वजह से जो जलवायु परिवर्तन की समस्याएं हो रही हैं उन समस्याओं को हम रोक सकते हैं। सतत प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा सकता है, जैसे पर्यावरण अनुकूल कृषि और प्रशिक्षण में निवेश किया जा सकता है। साथ ही कृषि और खाद्य सुरक्षा के लिए अधिक टिकाऊ हम दृष्टिकोण भी अपना सकते हैं और उसके लिए महिलाओं का सहयोग अपेक्षित है, सहयोग जरूरी है। अब यहीं पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो मैंने बताया कि भारत सरकार ने जो परंपरागत ऊर्जा पर निर्भरता है और जिसकी वजह से इंडोर पॉल्यूशन बढ़ता है, उसके लिए 2016 में ही जो उज्ज्वला योजना शुरू किया गया था, लगभग 9 करोड़ महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है। 9 करोड़ परिवारों को लाभ मिल रहा है, आप ऐसे कह सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस दिशा में भारत सरकार ने कदम उठाया है। विश्व को भी चाहिए और कम आय वाले देशों को चाहिए कि इस दिशा में वो कदम बढ़ाएं और इस पहल को आगे बढ़ा करके जो जलवायु परिवर्तन की घटनाएं हैं उसे रोकें।
तो इसके साथ साथ यहाँ पर देखना ये होगा कि क्या इससे संबंधित प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। तो बिल्कुल प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, वर्ष 2016 में पूछा गया है, सतत विकास लक्ष्य से संबंधित पूछा गया है। यहाँ पर मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच अनिवार्य शर्त है। इस संबंध में भारत में हुई प्रगति की टिप्पणी करिए और उन सभी प्रगति, चाहे आप उज्ज्वला योजना की ही बात करें, आप उसे लिख सकते हैं। दरअसल ये इसलिए बताया गया है कि इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो ये टॉपिक आप लोगों की परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। आप सभी के जीवन में प्यार बना रहे, और प्यार कौन सा बना रहे ये आप लोग निर्धारित कर लीजिए। बाकी आप सभी को अगेन जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।